हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का स्वागत है। ये हमारी आरबीआई ग्रेड बी और नाबार्ड ग्रेड एग्जाम के लिए खास सीरीज है जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं क्वांट के लेक्चर। ठीक है भाई। तो इस सीरीज के अंतर्गत आपको क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश के लेक्चर मिलेंगे सुबह 7 बजे। बाकी के जो सब्जेक्ट हैं वो इवनिंग स्लॉट में कवर होते हैं, तो वो भी लेक्चर आप जरूर देखिएगा। तो आज जो हमारा क्वांट का लेक्चर है दैट इज लेक्चर नंबर 5, जहाँ पे हम टाइम एंड वर्क और टाइम एंड स्पीड से रिलेटेड सिर्फ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा गहराई में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि एग्जाम के अंदर इन टॉपिक से एक एक दो दो क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करके भी हमें बेनिफिट नहीं होगा, इसलिए हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ही ध्यान देना चाहिए। तो अगर आप आरबीआई ग्रेड बी और नाबार्ड ग्रेड ए दोनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यकीनन जो एक से दो क्वेश्चन इन चैप्टर से पूछा जाएगा वो आप यहाँ पे सोल्व कर पाएंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बस आपको इस लेक्चर के बाद प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। इससे पहले भी हमारे 4 लेक्चर आ चुके हैं जिनमें हमने जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वो सारे डिस्कस किए हैं। जैसे हमारा जो सबसे पहला लेक्चर था दैट इज रिलेटेड टू नंबर सीरीज, उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसके बाद हमने जो हमारा प्रॉफिट एंड परसेंटेज और रेशियो, और उसके बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस और इंटरेस्ट वाला जो पार्ट है ये डिस्कस किया था। ठीक है। तो आज टाइम एंड वर्क और टाइम स्पीड है। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा जो कि आपको, क्योंकि सीरीज के अंतर्गत जो लेक्चर है आपको वो अल्टरनेटली मिल रहे हैं, तो आज हमारा ये लेक्चर नंबर 5 है, तो यानी परसों को आपको हमारा लेक्चर नंबर 6 मिलेगा जिसमें हम डीआई से रिलेटेड प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, उनको समझेंगे। तो इस तरीके से आपकी जो सेक्शनल कट ऑफ है वो तो बहुत आराम से क्लियर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे हमने लिमिटेड चैप्टर पढ़े हैं, इन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इनको बार बार आप फोकस करके और इन पे प्रैक्टिस करेंगे तो मतलब मुझे लगता है कि आप जो सेक्शनल कट ऑफ है वो तो बहुत आराम से निकाल पाएंगे। ठीक है। तो चलो फिर आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सिर्फ आपसे एक ही मैं जो चीज़ है चाहूँगा कि आप लेक्चर देखने के बाद कमेंट करके ज़रूर जाएं और बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। ठीक है। तो आज की कहानी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टाइम एंड वर्क की अगर मैं बात करूं तो टाइम एंड वर्क के अंदर वैसे तो 4 ही कंसेप्ट होते हैं, लेकिन इनमें ये 3 कंसेप्ट ही मेन है। उनमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है ये पहले वाला ही है कि जब टाइमिंग गिवन होती है तो जो एफिशिएंसी है और वर्क है उसमें क्या रिलेशन बनेगा, ये बहुत सारी चीज़ें जो डिस्कस करनी है। फिर दूसरा, जब कंपैरिजन बिटवीन एफिशिएंसी और टाइम दिया हो तो क्या रिलेशन बनता है, जब कंपैरिजन बिटवीन वर्क दिया हो तो क्या, फिर चेन रूल और इससे डीआई वगैरह भी आ सकता है। अभी तक हालांकि पूछा नहीं है, नाबार्ड तो पूछता ही नहीं है इस टाइप की चीज़ें। नाबार्ड तो सीधे सीधे सवाल ही पूछता है। नाबार्ड का जो डीआई होता है वो परसेंटेज, रेशियो, टेबल, इन सब पे ही होता है। लेकिन जो आरबीआई है उसका डीआई थोड़ा सा लेंदी, डिफिकल्ट होता है, तो उसमें अर्थमेटिक बेस्ड डीआई भी आता है, लेकिन अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस से ही ज़्यादा पूछा गया है। ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं पहला कंसेप्ट। और कंसेप्ट नंबर 1 में हम बात करेंगे, यही सबसे मेन मेन कंसेप्ट है आपका। ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा क्योंकि इसी से आपके मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं टाइम एंड वर्क के अंदर। तो कंसेप्ट नंबर 1 क्या होगा, पहले उससे एक बेसिक बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि टाइम एंड वर्क के अंदर जो वर्क होता है हमेशा दैट इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी होता है। ठीक है। क्या होता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी। अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि आपको पूरे जितने भी क्वेश्चन रिलेटेड टू टाइम एंड वर्क होंगे उनमें इन तीनों में से कोई भी दो चीज़ आपके पास होनी चाहिए, तभी आप तीसरी कोई भी चीज़ निकाल सकते हो। जैसे अगर मेरे पास वर्क है तो मैं टाइम निकाल सकता हूँ वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करके। ठीक है। अगर कभी भी मुझे एफिशिएंसी की ज़रूरत होगी किसी पर्सन की तो मैं वर्क को टाइम से डिवाइड कर सकता हूँ, है ना। तो निकल आएगी तीसरी चीज़। अब यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि टाइम तो सबको पता है, टाइम की यूनिट आपका टाइम सेकंड्स में हो सकता है, टाइम मिनट्स में हो सकता है, टाइम आवर्स में हो सकता है, टाइम डेज में हो सकता है। तो टाइम की कुछ भी यूनिट हो सकती है। एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी होता है वर्क फिनिश्ड इन अ पर्टिकुलर टाइम। अगर आप किसी निश्चित टाइम में कोई काम फिनिश करते हो तो दैट इज कॉल्ड यूअर एफिशिएंसी। जैसे मैंने बोला कि एक फर्नीचर का काम करने वाला आदमी 2 चेयर बना लेता है 1 डे के अंदर, तो वी कैन से दैट हिज एफिशिएंसी इज 2 चेयर पर डे। ठीक है। जो उसकी एफिशिएंसी होगी वो 2 चेयर पर डे होगी। ठीक है। तो मतलब इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो ये काम किया गया है दैट इज कॉल्ड हिज एफिशिएंसी और हर एफिशिएंसी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अब जो हमारा पहला कंसेप्ट है वो क्या कहता है, कंसेप्ट नंबर 1 ये कहता है कि आपको जब भी टाइमिंग गिवन होगी, क्या होगी, टाइमिंग गिवन होगी, तो आपको हमेशा क्या करना है, वर्क एज्यूम करना है।
ठीक है, वर्क हमेशा आप एज्यूम करेंगे, और वर्क एज्यूम क्या करेंगे, या तो एलसीएम ले लो ऑफ गिवन टाइमिंग, जो भी टाइमिंग गिवन है उसका एलसीएम ले लीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल वैल्यू ले सकते हो उसकी, मल्टीपल वैल्यू ऑफ गिवन टाइमिंग। ये जरूरी नहीं है कि आपको एलसीएम ही लेना है, ठीक है, तो आप बड़े आराम से क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। उदाहरण के तौर पे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे कुछ बताता हूं। जैसे मैंने कहा कि ए है कोई पर्सन, वो किसी काम को 10 डेज में फिनिश कर सकता है, और जो बी है वो सेम काम 25 डेज में फिनिश कर सकता है, एंड सी कैन फिनिश द सेम वर्क इन 30 डेज, ठीक है। अब इतना सा गिवन है हमारे पास, उसके बाद जो चीजें गिवन होती है ना वो कंडीशन होती है बच्चे। अब वो कंडीशन तो कुछ भी हो सकती है, जैसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछ लिया कि अगर वो तीनों मिलकर के काम करें ए बी और सी, तो बताइए काम कितने दिन में खत्म होगा। अच्छा, यहीं पे एक दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि इफ ए एंड बी फिनिशेज 50% ऑफ द वर्क एंड सी फिनिशेज अनदर 50%, देन फाइंड इन हाउ मच टाइम द वर्क कुड बी फिनिशेज, ठीक है, हो सकता है। अब तीसरी चीज ये है, यहां से सपोज ये बोल दिया कि ए जो है वो उस काम में सिर्फ 2 डेज काम करता है, ठीक है, और जो बी है वो 3 डेज काम करता है, ठीक है भाई। तो सी बताइए जो पेंडिंग वर्क है, पेंडिंग वर्क सी कितने दिन में फिनिश करेगा, ठीक है। कोई भी कंडीशन हो सकती है, कुछ भी। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसने कहा कि ए और बी ने, ठीक है, ए और बी ने काम खत्म होने से, या चलो ये वाली कंडीशन आगे ले लेंगे, ए और बी सिर्फ 4 डेज काम करते हैं, तो बताइए जो सी है वो पेंडिंग वर्क कितने दिन में खत्म कर देगा, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ कंडीशन, कुछ भी हो सकता है, दीज आर कॉल्ड द कंडीशंस नॉट द टाइप। आप ये मत सोचो कि इतनी टाइप होती हैं, यार टाइप तो एक ही है ये, ठीक है। आप बहुत ज्यादा टाइप में घुस जाते हो, फिर चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, कि अगर आपके पास टाइमिंग गिवन है तो आपके पास दो चीजें होनी जरूरी है। द फर्स्ट वन इज वर्क, और जब भी टाइमिंग गिवन हो वर्क आपको एज्यूम करना है। अब सबसे पहले ये देखो, आपके पास 10 है, 25 है और 30 है, तो या तो आप क्या कर लो, वर्क एज्यूम कर लो एलसीएम लेके। अब किसी को एलसीएम लेना नहीं आता तो ये बचपन वाले तरीके से ले लो। एलसीएम लेने के बहुत सारे तरीके होते हैं, रेशियो मेथड होता है, दूसरा होता है कोई, मतलब अब मैं यहाँ एलसीएम थोड़ा सिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो आप यहाँ से आ जाइए, ये 2 से गया 5, 25, 15, फिर आप ये 5 से जाएगा तो 1, 5 या 3, तो 2 5 जा 10, 10 5 जा 50 और 3 जा 150। तो मान लीजिए कि मेरा जो काम है दैट इज 150 यूनिट, या आपके मन में जो मर्जी आए। आप सोच रहे होंगे सर क्या 100 नहीं ले सकते, ले सकते हो, लेकिन अगर 100 ले लोगे तो ये इसको डिवाइड नहीं करेगा, तो ये एफिशिएंसी डेसिमल में आएगी, तो फिर आपके लिए कैलकुलेशन एक और टास्क हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज कोई इश्यू नहीं है, आप जो मर्जी काम अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मल्टीपल वैल्यू या एलसीएम लेते हैं तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि ए इस काम को 10 डेज में फिनिश करता है, तो हम बोल सकते हैं कि अगर 150 10 डेज में फिनिश करेगा तो ए की जो एफिशिएंसी होगी दैट इज 15 यूनिट पर डे, यानी ए एक दिन में 15 यूनिट काम करेगा। जो बी की एफिशिएंसी है दैट इज 150/25, तो हम बोल सकते हैं कि दैट इज 6 यूनिट पर डे, यानी जो बी है वो एक दिन में 6 यूनिट काम फिनिश करेगा। एंड सी जो है वो 150/30, तो एक दिन में 5 यूनिट काम फिनिश करेगा, 5 यूनिट इन अ डे, ठीक है। आपको ये बात समझ में आई। तो इस तरीके से अगर आपने एक बार एफिशिएंसी कैलकुलेट कर ली, नाउ व्हाट टाइप ऑफ कंडीशन यू हैव, आप उसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। द क्वेश्चन नंबर 1 इज इन हाउ मच टाइम ए बी एंड सी टुगेदर फिनिशेस द वर्क। तो सबसे पहले ये समझिए कि टोटल वर्क कितना है, 150। करना किसको है, ए बी और सी को। ए की एफिशिएंसी 15 है, बी की 6 है और सी की 5 है, तो आप इजीली बोल सकते हो कि 150/26 डेज हैज बीन टेकन बाय ऑल ऑफ देम टुगेदर टू फिनिश दिस वर्क, ठीक है। आप आराम से बता पाओगे, समझ पाए मेरी बात को। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा कि वो बोल रहा है कि ए और बी अगर 50% वर्क करें, तो भैया टोटल वर्क 150 यूनिट है, तो 50% का मतलब हुआ आधा काम, यानी 75। कौन कर रहा है, ए और बी, तो ए और बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करिएगा 15 + 6, फिर जो आधा काम है, जो बचा हुआ काम है दैट इज 75, एंड दिस वर्क इज फिनिश्ड बाय सी एंड दैट द एफिशिएंसी ऑफ सी इज 5 यूनिट पर डे, तो सी विल टेक 75/5 डेज। नाउ अगर आप इसे सोल्व करते हो तो 75/21 एंड दिस इज 5 बाय कैंसिल करेंगे 15 से, नाउ दिस इज 3 से गया 25 एंड 7, तो 25 7 तो 105 और 15 130/7 दिन लगेंगे इनको इस काम को करने में। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में एरर हो तो देख लीजिएगा, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ। यहाँ हमारा जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ आपको
एक आइडिया देना है कि इस तरीके से चीजें तो ऐसे सोल्व होंगी, बाकी आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। 18-20 सवाल तो हम भी करते हैं क्लास के अंदर, ठीक है, लेकिन बाकी भी आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा, अन्यथा आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। ठीक है भाई, चलिए अब यहाँ पे आ जाइएगा। अब वो कह रहा है कि ए सिर्फ 2 डेज काम करता है, तो 2 डेज में ए कितना फिनिश कर देगा। ए की एफिशिएंसी जो है वो 15 यूनिट पर डे है, तो मतलब वो 30 यूनिट वर्क फिनिश कर देगा। जो बी है वो 3 डेज में कितना फिनिश कर देगा, बी की एफिशिएंसी 6 यूनिट पर डे है, तो 18। तो जो पेंडिंग वर्क बचता है यहाँ से दैट इज 150 माइनस 30 प्लस 18 48, तो जो पेंडिंग वर्क होगा दैट इज 102 यूनिट, एंड दिस वर्क इज डन बाय विल बी डन बाय सी, तो डिवाइड बाय 5 करिए सी की एफिशिएंसी से। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे सी विल टेक 20.4 डेज टू फिनिश दैट वर्क, या फ्रैक्शन में ले लीजिएगा। तो मतलब तरीका एक ही है, अब आपको बार बार उसे एग्जीक्यूट करना होगा प्रैक्टिस के द्वारा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ए और बी 4 दिन काम करे, तो भैया ए एक दिन में 15 करता है, बी 6 करता है, तो 15 प्लस 6 21 करेंगे, तो 4 डेज में कितना वर्क होगा 84। नाउ द पेंडिंग वर्क इज 150 माइनस 84 दैट इज 70 नहीं 66 यूनिट। ठीक है, अब ये वर्क करवाना है सी से, तो डिवाइड कर दीजिए 5 से, तो इतना टाइम लेगा सी। तो मतलब कंडीशन कुछ भी हो वो वेरी करेगी, जो भी देगा आपको लगाना पड़ेगा, बट द कंसेप्ट सेज दैट इफ द टाइमिंग इज गिवन वी हैव टू अज्यूम द वर्क फर्स्ट, एंड द वर्क कैन बी द मल्टीपल वैल्यू ऑफ टाइमिंग, आइदर it will be LCM of the given values। ठीक है, after that we can calculate the efficiency of each one easily and then proceed with the condition given in that particular question। तो ये इजी सी कहानी है, कोई मुश्किल नहीं है। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन एक एग्जांपल आपके लिए काफी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक तो कंडीशन ये होगी कि जब कंसेप्ट इस तरीके से दिया होगा, यानी कि टाइमिंग दी होगी, तो टाइम आप वर्क एज्यूम कर लेंगे। दूसरा कंसेप्ट क्या कहता है कि जब भी आपको रिलेशन दिया होगा, रिलेशन दिया होगा किसमें, रिलेशन यहाँ पे दिया होगा, 1 सेकेंड माफ करिएगा, जब भी आपको रिलेशन दिया होगा, रिलेशन बिटवीन टाइम और एफिशिएंसी, तो आपको जरूरत पड़ेगी इस कंसेप्ट की। ठीक है, ये कंसेप्ट क्या कहता है कि यानी कि जब भी वर्क कांस्टेंट होगा, तो वर्क कांस्टेंट होगा तो टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। यानी कि अगर टाइमिंग में कोई दो पर्टिकुलर पर्सन है, उनकी टाइमिंग में रेशियो ए रेशियो बी है, तो उनकी जो एफिशिएंसी है वो बी रेशियो ए में होगी, यानी उल्टा हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये कब होगा, जब आपको टाइम और एफिशिएंसी में रिलेशन गिवन होगा। व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन, सिमिलरली whenever he says that कि A is double efficient than B, A is half efficient than C, like this, मतलब आपको डायरेक्ट टाइमिंग ना देके कंपैरिजन दे दिया। ठीक है, कि वो उससे डबल एफिशिएंट है, उससे 50% एफिशिएंट है, उससे ये है वो है, ऑन दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन वी नीड दिस कंसेप्ट, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। एंड द थर्ड वन इज व्हेन रिलेशन बिटवीन वर्क इज गिवन। आप समझते हैं ये क्या है, रिलेशन बिटवीन वर्क इज गिवन, जब काम में रिलेशन दिया होगा तब क्या होगा, तब आपको टोटल वर्क को कंपेयर करना है, टोटल वर्क कंपेयर करना है। कैसे हो गए ये क्वेश्चन, जैसे उसने बोला 10 मैन कैन फिनिश द वर्क इन 12 डेज एंड सेम वर्क इज फिनिश्ड बाय 15 वीमेन इन 6 डेज, तो दैट मीन्स ये भी वही वर्क है जो ये लोग मिलके कर रहे हैं, और ये भी वही वर्क है जो ये लोग मिलके कर रहे हैं, तो वी कैन इजीली कंपेयर दैट वर्क, और आफ्टर दैट मैन और वीमेन की एफिशिएंसी आ जाएगी, देन आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे, है ना। तो दीज आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन टाइम एंड वर्क, जहां से सवाल बनता है। चौथा जो होता है दैट इज रिलेटेड टू चैन रूल, और चैन रूल क्या होता है, चैन रूल होता है व्हेन एनी वर्क इज divided in 2 parts, like one part is finished by some people in some time and the other part is finished by other people in some time, तो that is called the chain rule। तो जो chain rule होता है that is m1 d1 divide by w1 that is equal to m2 d2 divide by w2। ठीक है, कि एक पार्ट जो है काम का कितने आदमियों ने कितने दिन में खर्च खत्म किया, एंड द सेकंड पार्ट जो है काम का वो कितने आदमियों ने कितने दिन में खत्म किया, तो ये आपका हो जाएगा ये वाला पार्ट। ठीक है भाई, तो ये 4 रूल हैं, इन्हीं 4 रूल से क्वेश्चन बनता है। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, आप इजीली बना पाएंगे। ठीक है, कुछ एक एग्जाम्पल बढ़िया से हम यहाँ लेंगे, फिर हम टाइम एंड वर्क के अलावा
टाइम स्पीड डिस्टेंस के बीच जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। मैं बहुत गहराई में नहीं जाऊंगा। वैसे तो ये चैप्टर खत्म करने में अगर आप मुझसे हमारे कोर्स में पढ़ा होगा तो 10-12 घंटे आराम से लगेंगे, बट यहाँ पे मात्र एक रिवीजन है। और लेकिन मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि मैंने एक कंक्लूजन टाइप सिनेरियो आपको दे दिया है यहाँ। अगर आप इन पे प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपको क्वेश्चन नहीं रुकेगा, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो ये आरबीआई ग्रेड बी 2017 का ही क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि पीवाईक्यू से ही स्टार्ट करें ताकि आपको एक आइडिया भी लगे कि आरबीआई सवाल कैसे पूछता है। और यही सेम लेवल नाबार्ड का भी होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? ए कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 20 डेज एंड बी कैन कंप्लीट द सेम प्रोजेक्ट इन 30 डेज। अब देखिए, सबसे पहले यही दिया है उसने कि ए किसी प्रोजेक्ट को 20 डेज में फिनिश करता है और जो बी है दैट कैन फिनिश द सेम प्रोजेक्ट इन 30 डेज। तो वी कैन इजीली एज्यूम 20 और 30 की मल्टीपल वैल्यू क्या होगी? 60। तो लेट द वर्क बी 60 यूनिट। Now the efficiency of A is 60 by 20, it's 3 unit per day, and the efficiency of B is 60 by 30, it's 2 unit per day। ठीक है। अब क्वेश्चन में कंडीशन क्या गिवन है वो तो पढ़ के ही पता चलेगा। अब क्या कह रहा है? इफ ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग on the project together and A quit 10 days before the project is completed, तो in how many days will the project be completed? अब एक बात बताइएगा, उसने कहा है कि ए और बी दोनों मिलकर के प्रोजेक्ट को शुरू कर रहे हैं, बट ए क्विट कर जाता है जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है उससे 10 दिन पहले। तो इन हाउ मेनी डेज विल द प्रोजेक्ट बी कंप्लीटेड? तो एक बात तो बताइएगा, कुछ टाइम तो ए और बी ने काम किया होगा, लेकिन अगर ए 10 डेज बिफोर क्विट कर जाता है, इतना कंफर्म्ड है कि बी ने 10 डेज तो अकेले वर्क किया है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं बी का 10 डेज का वर्क, तो बी की एफिशिएंसी 2 है। तो वी कैन से दैट कि 20 यूनिट वाज कंप्लीटेड बाय बी अलोन। अगर इतना काम बी ने अकेले किया है 10 डेज में, तो द रेस्ट वर्क 60 minus 20, this work was finished by A and B together, and the efficiency of A and B is 3 plus 2 5. So we can say that A and B finishes the 40 unit work in 8 days. तो that means ए और बी ने टुगेदर कितने दिन काम किया? 8 डेज। और बी अकेले ने कितने किया? 10 डेज। तो फिर टोटल कितने दिन में काम खत्म हुआ? 18 डेज में। तो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ है? आपका पूरा काम खत्म हुआ है 18 डेज के अंदर। तो सिंपली आपको समझना है सिर्फ, ठीक है। चलो मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहे हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 2। A can do a piece of work in 10 days, B can do it in 15 days and C can do it in 20 days। A किसी काम को 10 days में फिनिश करता है, जो B है वो सेम काम को 15 डेज में फिनिश करता है, और जो C है वो सेम काम को 20 डेज में फिनिश करता है। भैया यही बोला गया है। अगर मैं मान के चलूं कि टोटल वर्क क्या होगा, तो 10, 15 और 20 का एलसीएम ले लो, मान लीजिए टोटल वर्क इज 60 यूनिट। तो ए की एफिशिएंसी 6 होगी, बी की 4 होगी और सी की 3 होगी। अब आगे कंडीशन क्या कह रहा है? दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 डेज ए लीव्स ऑफ एंड आफ्टर 3 डेज सी लीव्स ऑफ। बी विल डू द रिमेनिंग वर्क इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क गेट कंप्लीट? अब देखो भैया, तीनों ने मिलकर के काम करना शुरू किया। अब तीनों की जो एफिशिएंसी है दैट इज 6 + 4 + 3, 13 यूनिट इन अ डे, एंड आफ्टर 2 डेज ए लीव्स ऑफ। तो दैट मीन्स तीनों ने 2 डेज वर्क किया होगा, तो 2 डेज में तीनों फिनिश कर देंगे 26 यूनिट। नाउ ए लेफ्ट द जॉब, तो रेस्ट ऑफ द वर्क कंटिन्यू बाय बी एंड सी, और बी एंड सी से जब कंटिन्यू किया बट आफ्टर 3 डेज सी लीव्स ऑफ। तो दैट मीन्स बी और सी की एफिशिएंसी है 4 + 3। बी और सी एक दिन में 7 यूनिट वर्क फिनिश करते हैं, बट उन्होंने सिर्फ एक ही दिन काम किया है। तो द 3 डेज इज नॉट आफ्टर द लिविंग ऑफ ए। These 3 days are not after the living of A. These are from the starting of that work. So that is why we can say that B and C together working only a single day. ठीक है। तो एक दिन में वो फिनिश कर देंगे 7 यूनिट। नाउ द रेस्ट वर्क जो है, जो पेंडिंग वर्क है, दैट वाज फिनिश्ड बाय बी, एंड द पेंडिंग वर्क इज 60 - 26 - 7, तो ये 33। तो पेंडिंग वर्क वाज 27 यूनिट, and this work is finished by B, तो 27 by efficiency of B is 4, तो the time taken by B to finish that work is 63 by 4 days। तो now the total time taken by all of them to finish that work is 2 days, 1 day, and this 63 by 4। तो 2 + 1 + 6 3 by 4,
तो द टोटल डेज टेकन बाय देम इज 93/4 डेज। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी हेयर। ठीक है, तो इजीली आप ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो, बट मेक श्योर कंसेप्ट आपका अच्छा हो कि टाइमिंग गिवन है तो वर्क आपको एज्यूम करना है। ठीक है, नाउ इट्स यूर टर्न। फटाफट से अपनी पेन कॉपी उठाइएगा, वीडियो को पॉज करिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन आरबीआई ग्रेड बी 2018 पेपर। आलिया एंड अलेक कैन टुगेदर डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। आलिया और आलेक, ए एल के ले लेते हैं, ए एल ए ले लेते हैं, आलिया और आलेक जो है वो किसी काम को 5 डेज में फिनिश कर सकते हैं। विच आलिया एंड अमन टुगेदर फिनिशेज इन द 15 डेज। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहीं पे आप वर्क एज्यूम करेंगे। तो मान लीजिए वर्क इज 15 यूनिट, देन द एफिशिएंसी ऑफ अलेक एंड आलिया इज 3 यूनिट पर डे एंड आलिया एंड अमन इज 1 यूनिट पर डे। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है ये देखो। आफ्टर आलेक हैज बीन वर्किंग इट फॉर 4 डेज। अगर आलेक जो है वो 4 दिन काम करे, कितने दिन काम करे? 4 दिन। एंड आलिया फॉर 5 डेज, जो आलिया है वो 5 डेज काम करे। ठीक है, देन अमन टेक्स अप एंड कंप्लीट द वर्क अलोन इन 4 डेज। ठीक है, उसके बाद जो अमन है वो काम को 4 दिन में खत्म कर देती है। ठीक है भाई, 4 दिन में। तो इन हाउ मेनी डेज कैन आलिया डू द वर्क अलोन। अब यहाँ पे इस बात का मतलब ये नहीं है कि अमन ने 4 दिन अकेले काम किया है, इसका मतलब ये है कि देन अमन टेक्स अप एंड कंप्लीट द होल वर्क इन 4 डेज, वर्क अलोन इन 4 डेज। कि जब काम खत्म हो रहा था उस टाइम पे अमन अकेली थी, लेकिन क्या अमन ने 4 के 4 दिन अकेले काम किया? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं है उसके बारे में भी बताएंगे। बट इसने 4 दिन काम किया, इसने 5 दिन और इसने 4 दिन, और टोटल मिला करके इन लोगों ने 15 यूनिट खत्म किया है। ठीक है, बट यहाँ पे देखो ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है इस टाइप की, कंसेप्ट नंबर 1 से ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, इससे मुश्किल क्वेश्चन नहीं बनेगा। यहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। अब मैं इंडिविजुअली जानता ही नहीं हूँ कि आलेख ने कितने दिन किया, आलिया ने कितना किया, अमन ने कितना किया, तो मुझे तो जो डाटा गिवन है उसी के बेस पे चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमेशा आपको क्या करना है कि कॉमन कौन है, यहाँ पे कॉमन आलिया है। आलिया यहाँ भी काम कर रही है, आलिया यहाँ भी काम कर रही है, तो आलिया के डेज जो है वो दोनों में डिवाइड होंगे। अदरवाइज बाकी कोई इस क्वेश्चन में कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, आलिया के डेज दोनों में डिवाइड होंगे। अब देखो आलिया अलग के साथ भी काम कर रही है, आलिया अमन के साथ भी काम कर रही है। अब इश्यू क्या आता है, अमन ने तो अकेले भी काम किया है, तो दैट मीन्स अमन तो अकेले काम कर सकती है। अब यहाँ पे देखो आलेख ने और किसी के साथ नहीं किया काम, आलेख ने सिर्फ आलिया के साथ ही काम किया, तो दैट मीन्स आलेख और आलिया ने यहाँ पे 4 दिन मिलके काम किया है, क्योंकि आलेख ने और किसी के साथ काम किया ही नहीं है। आलिया ने तो आलेख के साथ भी किया और अमन के साथ भी किया, अमन ने अकेले भी किया है, तो अमन और आलेख ने तो किया ही नहीं, तो दैट मीन्स आलेख का जितना भी डेज का काम है वो सारा आलिया के साथ है। तो अब अगर इन्होंने 4 दिन काम किया है तो फिर आलिया और अमन ने कितने दिन किया होगा? इन लोगों ने सिर्फ 1 डे किया होगा। क्यों किया होगा? क्योंकि आलिया तो करीब 5 दिन रही है, तो 4 दिन यहाँ 1 दिन यहाँ, और अमन उसके बाद फिर 3 दिन अकेले काम कर रही होगी, तब जाकर के 15 यूनिट वर्क फिनिश हुआ होगा। ठीक है, अब आलेख और आलिया की एफिशिएंसी है 3, तो 4 डेज में 4 इंटू 3। आलिया और अमन की एफिशिएंसी है 1, तो 1 डे में 1, तो प्लस अमन का 3 डेज का वर्क दैट इज इक्वल टू 15। तो अमन का 3 डेज वर्क दैट इज इक्वल टू 15 माइनस 13, तो 2, तो दैट मीन्स द एफिशिएंसी ऑफ अमन इज 2/3 यूनिट पर डे। तो अमन की जो एफिशिएंसी है वो 2/3 यूनिट पर डे आ गई। तो अब हमसे पूछ रहा है कि आलिया अकेले करे तो कितने दिन में करेगी। अब आलिया और अमन की एफिशिएंसी 1 है, तो फिर आलिया की एफिशिएंसी क्या होगी? 1 माइनस अमन की एफिशिएंसी 2/3, तो आलिया कैन फिनिश 1/3 यूनिट वर्क इन अ डे। और अगर आलिया पूरा काम अकेले करे तो 15/1/3, तो आलिया पूरा काम करने में 45 डेज लेगी। दैट इज वाई द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। बाकी किसी का भी पूछे, अमन से पूछे तो अमन लेगी 15/2/3, तो अमन को लगेंगे 45/2 डेज। फिर यहाँ से आलिया की एफिशिएंसी माइनस कर दो, आलेख की आ जाएगी, तो आलेख का भी निकाल सकते हो। तो जिस मर्जी की आप आराम से बता सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ये ध्यान रखना है आपने। ठीक है, तो ये सबसे खूबसूरत सा सवाल बनता है इस पहले कंसेप्ट से। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट।
अब ये दूसरा, ये जो कंसेप्ट है ये रिलेटेड टू रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एफिशिएंसी से होगा। कैसे होगा, इस पे भी काम करते हैं। देखो, टू डू अ सर्टेन वर्क बी वुड टेक 3 टाइम एज लॉन्ग एज ए एंड सी टुगेदर। किसी काम को करते हुए बी को ए और सी दोनों द्वारा लिए गए टाइम से 3 टाइम लगता है। तो अगर मैं बोलूं कि ए और सी 1 घंटे में किसी काम को करते हैं तो बी 3 घंटे में करता है। तो इनकी जो एफिशिएंसी में रेशियो होगा फिर वो 1:3 होगा, क्योंकि उल्टा होता है, वर्क तो सेम ही कर रहे हैं दोनों। एंड सी ट्वाइस एज लॉन्ग एज ए एंड बी टुगेदर। सी को जो टाइम लगता है वो ए और बी से ट्वाइस लगता है। ठीक है भाई, कि अगर ए और बी को 1 घंटा लगता है तो सी को 2 घंटे लगते हैं। तो इन दोनों की एफिशिएंसी में जो रेशियो होगा दैट इज 1:2, यही होगा भाई। अब यहाँ पे ये देखिए क्या कह रहा है कि द 3 मैन टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज। यानी ए बी और सी अगर तीनों मिलकर के काम करें तो तीनों 10 डेज में काम को फिनिश कर देते हैं। तो हाउ लॉन्ग वुड ए टेक सेपरेटली। देखिए, जब भी आपको वर्क निकालना हो तो वर्क निकालने का फॉर्मूला होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी। लेकिन एक बात का याद ध्यान रखिएगा यहाँ कि अगर टाइमिंग तीनों की गिवन है तो अगर आप तीनों की टाइमिंग ले रहे हो तो एफिशिएंसी तीनों की चाहिए आपको। ठीक है, तभी तो वर्क आएगा। करेक्ट। अब अगर मैं तीनों की एफिशिएंसी यहाँ से लूँ बी ए प्लस सी तो ये तो 4 हुई। अगर मैं इस कंडीशन से लूँ तो ये 3 हुई। बट ये तो सही नहीं है भाई, क्योंकि रेशियो है। पहली बात तो रेशियो अपने ओरिजिनल वैल्यू का रिप्रेजेंट करता है, ओरिजिनल होता ही नहीं है। ठीक है भाई, दूसरा ये इक्वल नहीं आई दोनों केस में, तो इसको इक्वल बना लो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 4 से, क्योंकि रेशियो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब भी ये 1:2 में है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 9, अब भी ये उसी रेशियो में है। तो अब मेरे पास तीनों की एफिशिएंसी आ गई। कितनी आई, बी की आई 3, यहाँ से देखें सी की आई 4 और ए की आई 5, क्योंकि यहाँ से भी तीनों की 12 है और यहाँ से भी तीनों की 12 है। तो 3 और 4 7 और ये 5 12। तो जो वर्क होगा दैट इज 10 इंटू 12। तो जो टोटल वर्क आएगा दैट इज 120 यूनिट। और अगर वर्क कितना है तो जिस मर्जी से काम करवा लो। अब वो कह रहा है ए को कितना टाइम लगेगा, तो 120/5, ए को लगेंगे 24 डेज। बी को कितना लगेगा, बी को लगेगा 120/3 40 डेज। ठीक है, सी को कितना लगेगा 120/4 30 डेज। तो जिस मर्जी से जो मर्जी काम करवाओगे इजिली सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा हाउ लॉन्ग वुड ए टेक सेपरेटली, तो ए टेक 24 डेज। तो दैट मीन्स जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ क्लियर है। थोड़ा नए पैटर्न के सवाल भी करेंगे, लेकिन बेसिक मजबूत होना जरूरी है। अगर नींव मजबूत नहीं होगी तो मकान अच्छा थोड़ा बनेगा भाई। ठीक है, तो पहले बेसिक चीजों पे काम करो। ये है अगला कंसेप्ट हमारा, दैट इज रिलेटेड टू टोटल वर्क, है ना। क्या कह रहा है देखिए, इफ 12 मैन एंड 16 बॉयज कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। अगर 12 मैन हो और 16 बॉयज ये मिलकर के काम करें तो ये किसी भी काम को 5 डेज में फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, एंड 13 मैन एंड 24 बॉयज, 13 मैन प्लस 24 बॉयज अगर वो सेम काम करे तो ये उस काम को 4 डेज में फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, तो हाउ लॉन्ग विल 7 मैन एंड 10 बॉयज टेक टू डू इट। तो 7 मैन और अगर 10 बॉयज मिल करके करें तो उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब देखो भैया, दो चीजों की रिक्वायरमेंट है। पहला तो ये पता हो कि काम कितना है, दूसरा ये पता हो कि एक मैन एक दिन में कितना करेगा और एक बॉय कितना करेगा। सबसे पहले इस बात पे भी विचार किया करो ना कि क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, कि क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है। अब अगर घर बनाना है तो आपको सरिया भी चाहिए, सीमेंट भी चाहिए आपको, ठीक है, ईंट भी चाहिए आपको, बजर भी चाहिए आपको, सब कुछ चाहिए ना। तो पहले देखो कि क्या प्रोसेस है, क्या रिक्वायरमेंट है, तभी तो क्वेश्चन सोल्व होगा। तो अगर मुझे काम चाहिए तो ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, दोनों को इक्वल कर देंगे। अगर दोनों को इक्वल करके सोल्व करते हैं, 5 इंटू 12 दैट इज 60 और 5 इंटू 16 दैट इज 80। और यहाँ से देखोगे 4 इंटू 13 दैट इज 52 और ये 4 इंटू 24 दैट इज 96। तो ये उधर जाके माइनस होगा तो 8 मैन, ये उधर जाके माइनस होगा तो 16 बॉयज। तो 8 से कैंसिल हो गया, मैन इज इक्वल टू 2 बॉय, तो मैन बाय बॉय दैट इज इक्वल टू 2/1। तो दोनों की एफिशिएंसी आ गई। अब वर्क निकालने के लिए चाहे आप यहाँ वैल्यू पुट कर दो चाहे यहाँ कर दो, दोनों से सेम आएगा। अगर यहाँ देखें, अब 1 मैन फिनिशेस 2 यूनिट इन अ डे, तो दैट मीन्स 12 मैन फिनिशेस 12 इंटू 2 यूनिट इन अ डे। 1 बॉय फिनिशेस 1 यूनिट इन अ डे, देन 16 बॉयज फिनिशेस 1 यूनिट इन अ डे, तो 16 यूनिट कैन बी फिनिश्ड बाय 16 बॉयज। तो दिस इज द वर्क डन बाय 12 मैन एंड 16 बॉयज इन अ डे, in a single day. In 5 days they can finish 24 16 40 and 5 200 unit.
then the total work is 200 unit. Now this work can be finished by 7 man and 10 boy. Efficiency of 1 man is 2, so that means 7 man finishes 14 unit in a day, 1 boy finishes 1 unit, so that means 10 boy finishes 10 unit in a day, so that means 24 unit work is finished by 7 man and 10 boys in a day. So they will take 200 by 24 days to finish the whole work. And now we can simplify it by 8, so it will comes 25 and then 3, so they will take 8 1 by 3 days to finish the whole work. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो बहुत इजीली आपका ये सोल्व हो जाएगा और आप इसे बना पाओगे। ठीक है, तो ये तीनों कंसेप्ट पे कुछ एग्जाम्पल थे, होप आपको समझ में आया होगा। तो थोड़ा सा नए पैटर्न के थोड़ा सा घुमा फिरा के सवाल और ले लेते हैं, 5-6 क्वेश्चन और इस पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो देखो द क्वेश्चन नंबर 6 इज, तो पेपर का लेवल यही है आजकल, थोड़ा घुमा फिरा के लेंदी क्वेश्चन पूछता है जानबूझ करके, तो दिस कैन बी वन ऑफ देम। तो अब वीडियो पॉज करके पहले आप खुद से बनाइएगा तो अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, देखो क्या है, ए बी सी एंड डी कैन फिनिश अ टास्क इन 24, 30, 40 एंड 60 डेज रिस्पेक्टिवली। ए किसी काम को 24 डेज में, बी 30 डेज में, सी 40 डेज में, और जो डी है वो 60 डेज में फिनिश कर सकता है। तो लेट द टोटल वर्क बी 120 यूनिट, देन द एफिशिएंसी ऑफ ए इज 5, बी इज 4, सी इज 3 एंड डी इज 2. So if 30% of the total work is already completed, then which of the following option is possible to complete the work? तो अब देखिएगा कि अगर 30% वर्क ऑलरेडी डन है तो 30% ऑफ 120 इज 36, तो जो पेंडिंग वर्क होगा दैट इज 120 माइनस 36, इट्स 84 यूनिट। तो बाय विच ऑप्शन 84 कम्स, आपको यही देखना है ना, तो वही सेटिस्फाई करेगा। तो हेयर इज क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1, ईच ऑफ देम वर्क फॉर 5 डेज। तो एफिशिएंसी ऑफ ए बी सी डी इन अ डे इज 5 + 4 9 + 3 12 + 2 14, तो दे कैन फिनिश 14 × 5 70 यूनिट इन 5 days, बट इट्स नॉट इक्वल टू 84, दैट इज वाई दिस ऑप्शन इज एलिमिनेटेड। ठीक है, नाउ कमिंग टू द ऑप्शन नंबर 2, ए वर्क फॉर 6 days, बी फॉर 6 days, तो ए एंड सी फॉर 6 days, तो ए बी एंड सी टुगेदर फिनिशेस 5 + 4 + 3 12 यूनिट इन अ डे, देन दे कैन फिनिश 12 × 6 in 6 days, and D work for 5 days, the efficiency of D is 2, so 2 × 5, so they can finish is 72 + 10 82 unit in the whole days, which whatever they can work, so it is not equal to 84, that is why this option is also eliminated. ठीक है, now coming to the option number 3, A and D work for 5 days, efficiency of A is 5, D is 2, so 5 + 2 7, 7 × 5, they can finish 35. B and C for 5 days, so 4 + 3 7, 7 × 5 35, so they can the work done by them is 70 unit only, so this is also not equal to 84, so this is also eliminated. Now coming to option number 4, A and C work for 4 days, so efficiency of A is 5, C is 3, so 5 + 3 8, 8 × 4, then B for 9 days, the efficiency of B is 4, तो 9 days में इतना होगा, D for 6 days, तो efficiency of D is 2 × 6, तो ये 32 एंड दिस इज 36, तो 32 एंड 36 इज 68 + 12, तो ओनली 80 यूनिट वर्क फिनिश्ड बाय इन द गिवन सिचुएशन, तो दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। तो बचा यही आंसर होगा भाई, है ना। ए एंड बी वर्क फॉर 4 days, तो ए 5 बी 4, तो 5 + 4 9, तो इन 4 days 36 यूनिट कैन बी डन। सी वर्क फॉर 10 days, तो एफिशिएंसी ऑफ सी इज 3, तो 10 days में इतना होगा। डी वर्क फॉर 9 days, तो 2 × 9, ठीक है। तो ये हो गया 36 18 54 और 30 84, तो यही सेटिस्फाई करेगा, यही आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, समझ पाए सारे। तो इजीली आप इसको भी कर सकते हो, बहुत मुश्किल नहीं आएगी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सी। क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे जो ये डाटा सफिशिएंसी स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें थोड़ी सी पेशेंस और बेसिक नॉलेज की जरूरत होती है, तो आंसर आसानी से बन जाते हैं। देखते हैं यहाँ क्या दिया है। इफ ए एंड बी सी, ए बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days, कि ए बी और सी हैं, ये टुगेदर किसी काम को 8 days में कर सकते हैं। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क, ए अकेला कितने में करेगा। अब देखो यहाँ से स्टेटमेंट 1 क्या दे रखी है, सी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 24 days, तो सी 24 में करेगा। अब भैया अगर मुझे ए बताना है तो मुझे ए की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी,
तभी तो आएगा। अब देखो अगर मैं टोटल वर्क अज्यूम भी कर लूं, ए बी सी की एफिशिएंसी 3 आई, सी की 1, लेकिन सी तो आ गया 1। अब ए और बी में क्या रिलेशन हम नहीं जानते ना, तो अगर नहीं जानते फिर ए की एफिशिएंसी नहीं आएगी, तो सोल्व नहीं होगा। अब स्टेटमेंट 2 चेक करो, ये तो यूनिवर्सल है कि ए बी और सी 8 डेज में करते ही है, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है। नाउ कमिंग टू स्टेटमेंट 2, ए एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 16 डेज, तो ए और बी 16 में करते हैं भाई। बी एंड सी कंप्लीट इन 9/3/5, तो बी और सी करते हैं 9/3/5 का मतलब है 48/5। अब अगर टोटल वर्क एज्यूम कर लूं 48, तो इनकी एफिशिएंसी 6 होगी, इनकी 3, इनकी 5। अब बी और सी की अगर 5 है तो बी और सी की 5 है, ए और बी और सी की 6 है, तो ए की 1 होगी। तो आप यहां से बता सकते हो कि ए अकेला 48 डेज में करेगा। दैट इज वाई ओनली स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है, बना सकते हो आराम से। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ये बड़े शानदार से सवाल होते हैं, इस टाइप की चीज़ों को आपको ये प्रैक्टिस करने का बड़ा अच्छा साधन है भाई। ठीक है, देखो क्या है, और इसी टाइप के क्वेश्चन आजकल पेपर में पूछ भी रहा है। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन डैश डेज, तो डैश का मतलब ये है कि ए और बी किसी काम को कुछ दिनों में करते हैं, वो यहाँ पे आ जाएगा भाई, है ना। बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 8 डेज, जो बी और सी है वो उस काम को 8 डेज में करते हैं, ये फिक्स्ड है। ठीक है, ए एंड सी टुगेदर कैन फिनिश द सेम वर्क इन 16 डेज, ये भी फिक्स है। तो ए बी सी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन, तो ए बी और सी उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो ये आपके पास ये दो ऑप्शन यहां से आएंगे भाई। ठीक है, अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, कुछ भी नहीं है। अब वैल्यू उठाते चलो, पहले वर्क निकालो फिर उनकी एफिशिएंसी निकालो, हो जाएगा काम। अब देखो अगर मैं पहला ऑप्शन उठाता हूं, तो ए और बी अगर 12 डेज में करते हैं, मान लीजिए 12, 8 और 16 की मल्टीपल वैल्यू 48 है, तो सबकी एफिशिएंसी क्या होगी, ए और बी की होगी 3 यूनिट, बी और सी की होगी 48/8 6 यूनिट, ए और सी की होगी 48/16 3 यूनिट। तो तीनों की क्या होगी फिर 3 + 6 कितना हो गया भाई, 9 + 3 कितना हो गया 12। ठीक है, कितना हो गया 12, गड़बड़ तो नहीं कर दी ना, 12, ये 4 होगी भाई। ठीक है, 48/12 4 होगा, 48/8 ये 6 होगा। ठीक है, यही होगा। तो तीनों की एफिशिएंसी क्या होगी, 6 + 4 10 + 3 13, 13/2 होगी। 13/2 क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे ए और बी दोनों आए हैं, यहाँ बी और सी और यहाँ ए और सी, तो मतलब 3 6 और 4 13 में तीनों दो दो बार आए हैं। तो अगर ए बी और सी की सिंगल टाइम निकालनी है तो 2 से डिवाइड करोगे। तो अब ए बी और सी को कितना टाइम लगेगा, 48/13/2, तो ऊपर चला गया 96/13, तो ये बन गया 96 को 13 से डिवाइड करोगे तो 75/13 डेज। तो जो राइट आंसर है यही है आपका, बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं, अदरवाइज आपको चेक करने पड़ेंगे। अब देखो मेरे हाथ में क्या था, मैंने तो क्वेश्चन फ्रेम किया है, तो मैंने तो पहला ही ऑप्शन डाल दिया, आपके हाथ में थोड़ा है, आपको तो पेपर में जैसा देगा सोल्व करना पड़ेगा। और आप सोच रहे हो सर इसको कैसे पता चलेगा पहले कौन सा ऑप्शन ट्राई करें, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर कोई कह भी रहा है तो तुक्का मार रहा है भाई, मैं तो नहीं ऐसी बातें कह सकता हूँ। ठीक है, मेरी औकात भी नहीं है ऐसी। ठीक है, मेरा काम तो मेहनत करना है और मैं बहुत अच्छे दिल से मेहनत करता हूँ बस। ठीक है, बाकी चीज़ें हवाएं क्या कह रही हैं, क्या शोर मचा रही हैं, उससे मुझे ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हमेशा इन्हीं चीज़ों पे काम किया करो, आप मेहनत किया करो, एफर्ट का कोई तोड़ नहीं है। आप हमेशा पेपर की कंडीशन को समझा करो। मैं बहुत बार एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि मैथ मैथ ही होता है, मैं मानता हूँ मैथ मैथ ही होता है। किसी ने आईबीपीएस क्लर्क के लिए पढ़ रखा है, किसी बैंक एग्जाम के लिए पढ़ रखा है, किसी ने एसएससी के लिए पढ़ रखा है, मैथ मैथ ही होता है। लेकिन हर एग्जाम की सिचुएशन डिफरेंट होती है। कैसे, जैसे टेनिस के इतिहास में मैं एग्जाम्पल लूँ, अगर आपने टेनिस कभी देखा है या टेनिस कभी खेला है, तो टेनिस के इतिहास में एक बहुत अच्छे प्लेयर हुए जिनका नाम था राफेल नडाल। ठीक है, जानते होंगे सारे, आजकल ओलंपिक में भी हैं अभी। तो राफेल नडाल ने टोटल 22 ग्रैंड स्लैम ओपन जीते होंगे। ग्रैंड स्लैम 4 होते हैं, ऑस्ट्रेलियन, विंबलडन, यूएस ओपन और फ्रेंच ओपन। तो नडाल ने इन 22 टाइटल्स में से अकेले फ्रेंच ओपन में 14 टाइटल जीते, बाकी ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन में वो शायद किसी को 2 बार जीत पाए होंगे, अदरवाइज ज्यादा नहीं जीत पाए होंगे। तो कारण क्या था इसका, प्लेयर तो वही है, इसका स्टेमिना भी वही है, खेलता भी टेनिस ही है, लेकिन यहाँ इतनी सफलता है और बाकी जगह इतनी नहीं है। उसका कारण क्या है, उसका कारण एक ही है, क्योंकि इस ग्राउंड की जो सिचुएशन है वो इसी के अकॉर्डिंग थी, ये इसको ज्यादा भाती थी।
तो यहाँ पे प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। और दूसरी ये जो सिचुएशन है वो शायद मैदान की कंडीशन इसको इतनी अच्छी नहीं भाती थी, तो वहां परफॉर्मेंस डाउन रही। तो यही डिपेंड करता है। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो वहां की जो कंडीशंस हैं आपको ज्यादा अच्छी लगती होगी, लेकिन आरबीआई का जो मैदान है वहां पे कंडीशन डिफरेंट है। यहाँ पेपर लेंदी होगा, डिफिकल्ट होगा, सेक्शनल टाइमिंग बहुत कम है, आपको बहुत अच्छे से चूज करना पड़ेगा, फिर सोल्व करना पड़ेगा। तो रियली एट गुड टास्क, बट आपको यू हैव टू मेक एफर्ट ऑफ दैट टाइप विच रिक्वायर्ड इन दैट पर्टिकुलर एग्जाम, तभी आप कर पाएंगे, है ना। चलें आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। तो ये एक डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है, ट्राई टू मेक इट क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पे क्या गिवन है, नंबर ऑफ डेज टेकन बाय डिफरेंट पर्सन टू कंप्लीट द वर्क, कि कितने कितने डेज लगते हैं डिफरेंट पर्सन्स को। अब यहाँ पे दिया है कि ए को 10 डेज लगते हैं, बी को 15 लगते हैं, सी को 12 लगते हैं, डी को 18 लगते हैं, ई को 20 लगते हैं। और फिर उनमें रेशियो गिवन है कि अगर ए बी सी डी का दिया है तो इसका किसी 5 अदर पर्सन्स के साथ रेशियो ये होगा। जैसे अगर ए को 10 लगते हैं तो ए और पी का रेशियो 5:8, तो 5 की वैल्यू 10 तो 8 की वैल्यू 16। मतलब इन वैल्यू से आपको दूसरी वैल्यू निकालनी है, तो ये निकल जाएगी। और उसके बाद फिर जो कंडीशन है वो सोल्व करनी है आपको। तो क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है। ए एंड आर स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर 5 डेज ए लेफ्ट द जॉब। आर एंड एम कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन दिस। तो अब यहाँ पे 3 पर्सन यूज हो रहे हैं, ए आर और एम। तो ए आर एम तो थर्ड पर्सन है जो यहाँ है ही नहीं, पहले आर की टाइमिंग निकालो, ये रहा। तो सी और आर का रेशियो 1:2 है, सी की टाइमिंग है 12, तो आर की टाइमिंग क्या होगी 24। तो पहले ए किसी काम को फिनिश कर सकता है 10 डेज में, जो आर है वो किसी काम को फिनिश कर सकता है 24 डेज में। लेट द टोटल वर्क बी 120 यूनिट, देन द एफिशिएंसी ऑफ ए इज 12, एफिशिएंसी ऑफ आर इज 5। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, ए एंड आर स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर 5 डेज ए लेफ्ट द जॉब। अगर ए और आर ने स्टार्ट किया, ए और आर एक दिन में कितना काम करेंगे, 12 + 5 17, तो 5 डेज में कितना फिनिश कर देंगे 85। अब जो पेंडिंग वर्क होगा दैट इज ए लेफ्ट द जॉब एंड आर एंड एम कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो पहले तो रिमेनिंग वर्क देखो कि कितना है भाई, तो 120 - 85, तो रिमेनिंग वर्क होगा 35 यूनिट। और दिस वर्क कैन बी फिनिश्ड बाय आर एंड एम इन 3/1/2। तो आर और एम इस काम को करते हैं 35 को 3/1/2 का मतलब 7/2। तो आर और एम की जो एफिशिएंसी होगी दैट इज 10 यूनिट इन अ डे। ठीक है, आर और एम की। और आर की एफिशिएंसी 5 है, आर और एम की 10 है, तो आर की एफिशिएंसी 5 है तो एम की एफिशिएंसी भी 5 होगी। तो पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन बाय एम अलोन टू कंप्लीट द वर्क। तो टोटल कितना है 120 और एम की एफिशिएंसी है 5, तो 120/5 तो इट विल टेक 24 डेज इन टू फिनिश द वर्क। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ऐसे करके आपको ये सोल्व करना है। मुझे लगता है कि आपको डीआई जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए, यहाँ तो मैं ज़्यादा नहीं ले पाऊंगा, बट डीआई आपको बनाना चाहिए। एक और डीआई लिया हमने खूबसूरत सा, देखिए क्या है। 5 फ्रेंड हैं, ए बी सी डी एंड ई कंप्लीटेड अ वर्क टुगेदर। द टेबल बिलो शोज द परसेंटेज ऑफ वर्क डन बाय ईच मेंबर एंड द नंबर ऑफ डेज फॉर विच दे वर्कड। Using the data given in the table, answer the question that follow. Some field are missing. You have to find these missing value and then answer the question. अब एक चीज देखिएगा, जो वर्क होता है वो हमेशा टोटल वर्क तो 100% ही होता है भैया। अब ये 20% कर रहा है, तो ये 33, ये 20, ये 10, तो 20 20 10 50 और ये 13, तो ये करेगा 16 2/3%। ठीक है। दूसरा, अब 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। तो अगर ये 20% काम 2 डेज में करता है तो ये 100% काम कितने दिन में करेगा 2। इस फ्रैक्शन को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको पूरा काम करने में 10 डेज लगेंगे। ठीक है। जैसे ये 20% करता है 4 में, तो ये 100% करेगा 4 × 20 का मतलब 5/1, तो इसको पूरा काम करने में 20 डेज लगेंगे। जैसे ये 10% का फ्रैक्शन है 1/10, तो इसको कंप्लीट काम करने में 3 × 10/1 यानी 30 डेज लगेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। अब वो क्या कह रहा है कि इन हाउ मेनी डेज विल ए एंड ई कंप्लीट द होल वर्क टुगेदर। तो ए तो कितना 10 डेज में करता है, ई करता है 30 डेज में। तो ए किसी काम को फिनिश करता है 10 डेज में, ई करता है 30 में। तो लेट द टोटल वर्क बी 30, तो एफिशिएंसी ऑफ ए इज 3, बी ई इज 1, तो ए + ई टेक्स 30/4 यानी कि 7.5 डेज। ठीक है, ये तो इजी था, बट इस पे थोड़ा मुझे गलती से मैंने
गलत क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया, थोड़ा टेढ़ा वाला सेलेक्ट करना था। और ज़्यादा मैं ले नहीं सकता था क्योंकि 1-1.5 घंटे की क्लास हो रही है, बहुत होता है। रिकॉर्डेड 1-1.5 घंटे का मतलब समझ रहे हो कि मतलब लाइव 2-3 घंटे की क्लास, क्योंकि लाइव में इंटरेक्शन होता है, यहाँ मैं ही बोल रहा हूँ अकेला, तो वो भारी होती है थोड़ी। बट मैं नहीं चाहता कि अगर आप 1 घंटा मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होना चाहिए, इसलिए मैंने एक कंसाइज मैनर में चीज़ें कवर की हैं। आप लोग साथ दिया करो। कुछ बच्चे टाइप भी कर रहे थे कि सर बड़ी वीडियोज लेके आओ ना, इससे बड़ी क्या चाहिए आपको। ठीक है भाई, प्रैक्टिस तो खुद से करनी पड़ेगी। पेपर में आपको बैठना है तो प्रैक्टिस तो आपको करनी है ना, मुझे थोड़ी करनी है। मैंने तो समझा दिया कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे हैं, मेरे करने से क्या होगा। कुछ लोग बोलते हैं कि सर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे दिया करो। अरे सारी चीज़ें मैं ही दे दूँ तो तुम क्या ढूंढोगे, हैं? तुम्हें सिर्फ नौकरी लेनी है, मैं दे देता हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैं दे देता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं देता हूँ, आप नौकरी मुझे दे देना। बताओ करोगे ऐसा? नहीं करोगे ना। तो अगर आपको तकलीफ है, आपको दिक्कत है, तो इलाज आपको ही करना पड़ेगा बच्चे। हमारी तरफ से एक हेल्प है कि आपका समय बहुत कीमती है और उस समय में हम कोशिश कर रहे हैं बढ़िया से बढ़िया कंटेंट देने की, लेकिन एक आपकी जिम्मेवारी बनती है अब कि आप भी उस पर काम करें। आप फ्री में कुछ भी कमेंट कर देते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख देते हैं, क्या जाता है बोलने में। लेकिन एक बार इतना ख्याल किया करो, अपने अंदर झांक के देखा करो कि किसी के 4-5 घंटे गए होंगे इस लेक्चर को बनाने में। आपको क्या लगता है बहुत आसान काम है? नहीं है। आप लगातार 10 मिनट दीवार से बात करके देखिए, और मैं तो यहाँ पे क्या अकेला ही बैठा हूँ स्क्रीन के सामने अभी, और बात ही कर रहा हूँ स्क्रीन से, मुझे तो पता भी नहीं है कि आप देखेंगे तो देखने वालों का नज़रिया क्या होगा। थोड़ा समझा करो सिचुएशन को, ऐसे कुछ भी कमेंट मत किया करो को, हार्ट होता है, ठीक है। तो जिस भी बच्चे ने किया था एक एक कमेंट आगे 1-2 दिन पहले वाली वीडियो पे, पर मुझे बुरा लगा, ठीक है। ऐसा मत किया करो, हर किसी का एफर्ट होता है, आपका समय कीमती है, लेकिन यहाँ भी कोई ऐसा नहीं है कि हम वेट के आपका टाइम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा कंटेंट है ना, अच्छा लगे तो बताइए। चलो, एक सवाल आपके लिए दे रहा हूँ, ये होमवर्क क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका कमेंट करके आंसर जरूर करना है, ठीक है। तो कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। अभी कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, ये रिलेटेड टू टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ट्रेन, बोट्स, कुछ भी होंगे, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ कंसेप्ट डिस्कस करूंगा, जो इंपॉर्टेंट है वही, बहुत बेसिक पे नहीं जाऊंगा, ठीक है। जैसे टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर एक कंसेप्ट होता है कि जब भी डिस्टेंस कॉन्स्टेंट हो, ठीक है, क्या हो, डिस्टेंस कॉन्स्टेंट हो, डिस्टेंस कॉन्स्टेंट हो, टू स्पीड गिवन हो, टू स्पीड्स आर गिवन, टू स्पीड्स आर गिवन, और या तो टोटल टाइम गिवन हो, टोटल टाइम, या डिफरेंस ऑफ टाइम गिवन हो, डिफरेंस ऑफ टाइम। तो हमेशा जो जो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है कि प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिवाइड बाय सम ऑफ स्पीड, सम ऑफ स्पीड इनटू टोटल टाइम, ठीक है। अगर आपको टोटल टाइम गिवन है तो आप यहाँ टोटल टाइम लेंगे, यहाँ सम ऑफ स्पीड लेंगे। लेकिन अगर आपको डिफरेंस बिटवीन टाइम इज गिवन है तो आप प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड और इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम लेंगे, इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम लेंगे। समझ रहे हैं? यानी कि अगर आपके पास प्रोडक्ट टोटल टाइम गिवन है, यहाँ सम ऑफ स्पीड है, डिफरेंस ऑफ टाइम गिवन है तो यहाँ डिफरेंस ऑफ स्पीड है, लेकिन ये कंडीशन दोनों होनी जरूरी है। जैसे यहाँ पे है, वो क्या कह रहा है, ए कार कवर अ डिस्टेंस ऑफ 715 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है 715 किलोमीटर का, ठीक है, एट अ कांस्टेंट स्पीड, यहाँ से यहाँ गई x किलोमीटर पर आवर से, हम नहीं जानते, सपोज वो स्पीड x ही है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि इफ द स्पीड ऑफ कार हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर उसी स्पीड को 10 किलोमीटर बढ़ा दें तो अब उसको इस स्पीड से इससे कवर करने में 2 घंटे कम लगते हैं। तो अब डिस्टेंस तो कांस्टेंट है दोनों केस में भाई, दो स्पीड भी गिवन है आपके पास, तो लगा दो ना फॉर्मूला, डिस्टेंस कितना 715, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम। तो ये 2 से गया 5, ये मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू एक्स प्लस 10 दैट इज इक्वल टू किसके, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू, इसको भी ब्रेक कर लो, इसको लिख सकते हो 5 इंटू 11 इंटू 13, मतलब इस 715 को ये लिख लिया हमने। क्यों लिख लिया, ये ब्रेक हो जाएगा ना, x इंटू एक्स प्लस 10 की वैल्यू क्या होगी, 5 इंटू 11 55, 5 इंटू 13 65, तो यानी x की वैल्यू 55, x प्लस 10 65।
तो ओरिजिनल स्पीड क्या है 55, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 55 किलोमीटर पर आवर। तो यही आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, लेकिन ये समझना पड़ेगा। अब मैं बहुत यहाँ पूरा मतलब शुरू से नहीं शुरू कर सकता, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ के भी क्या होगा, एक आध सवाल पूछता है पेपर में, लेकिन ये जो कंसेप्ट बता रहा हूँ इनसे वो आराम से कवर हो जाना है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। ए कार ट्रेवल फ्रॉम पी टू क्यू एट अ कांस्टेंट स्पीड। अब ये पी है ये क्यू है, ठीक है, पी से क्यू एक कांस्टेंट स्पीड से जाती है, मान लीजिए वो स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। अब वो क्या कह रहा है, फिर स्पीड वर इंक्रीज बाय 10 किलोमीटर पर आवर, अगर उसकी स्पीड 10 किलोमीटर बढ़ा दें तो x प्लस 10 कर दें, तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेसर टू कवर द डिस्टेंस। अगर मैं इस कंडीशन से इसको कंपेयर करूं तो 1 आवर लेस लगता है। ठीक है, लेकिन अब वो क्या कह रहा है, इट वुड हैव बीन टेकन फर्दर 45 मिनट लेसर इफ द स्पीड वर फर्दर इंक्रीज बाय 10, कि अब अगर इस स्पीड को और 10 बढ़ा दें, मतलब x प्लस 20 कर दें, तो अब उसको 1 घंटा 45 मिनट कम लगते हैं। यही तो कह रहा है फर्दर 45 मिनट लेसर। तो डिस्टेंस बताइए क्या होगा। अब अगर मैं इन दोनों कंडीशन को कंपेयर करके डिस्टेंस निकालूं तो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम। और अगर इस कंडीशन को और इस कंडीशन को करूं तो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम। तो 1 घंटा 45 मिनट को यही लिखेंगे 14/4। अब ये दोनों इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि ये भी डिस्टेंस आया ये भी डिस्टेंस आया भाई। ठीक है, कितना अच्छा सवाल है, ना स्पीड पता ना टाइम पता ना डिस्टेंस पता, इससे बढ़िया क्वेश्चन क्या बनेगा। लेकिन सोल्व हो जा रहा है फिर भी एक ही फॉर्मूले से। तो ये x से x कैंसिल हो गया, ये 0 से गया 0, तो ये बनेगा 7/4। तो इधर बचा x प्लस 10 और इधर बचा कितना x प्लस 20 डिवाइड बाई 2 इंटू 7/4। तो ये 2 4 जा 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 8x जा 8x, 8 10 जा 80 और ये 7x जा प्लस 140। तो ये माइनस हो गया, ये उधर जाके माइनस हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। तो द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज, तो डिस्टेंस तो ये है ना, या ये है पूरा, तो कहीं भी x की वैल्यू पुट कर दो, यहां करेंगे तो x की वैल्यू 60 इंटू 60 प्लस 10 70 बाई 10, तो 0, तो डिस्टेंस इज 420 किलोमीटर। तो जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला अभी मैंने बताए हैं ये इनको ध्यान रखना, इस पे बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब देखो ये थोड़ा सा नए पैटर्न से पूछ लिया उसने। अब बस कवर द फर्स्ट डैश किलोमीटर इन 25 मिनट, मुझे नहीं पता कितने किलोमीटर है भाई, वो यहां से पता चलेगा, ये ऑप्शन है। ठीक है, 25 मिनट में, एंड द रिमेनिंग 87 किलोमीटर इन 1 आवर, तो देन द एवरेज स्पीड इज दिस। अब एक बात बताओ, जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। जितना डिस्टेंस कवर किया और उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दो। अब यहाँ पे डिस्टेंस नहीं पता, क्योंकि ये डिस्टेंस नहीं पता, मान लीजिए ये डिस्टेंस x है और ये 87 है, तो आपको डिवाइड करना टाइम से। यहाँ टाइम है 25 मिनट, इसको आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड बाय 60 और ये 1 घंटा, तो ये एवरेज स्पीड आएगी हर बार, यही तो आएगी, मतलब ये वैल्यू आएगी। तो x प्लस 87 डिवाइड बाय, ये गया 1 ये 4, तो नीचे बच गया 5/4, तो ऊपर चला गया। तो x की वैल्यू यहां से पुट करते रहो, जहां ये आ जाए वही आंसर है। तो पहला ऑप्शन क्या है 32, 25 4 25, नहीं भाई ये 25 और 4 गलत काट दिया, क्या हो गया आज मुझे। ठीक है, 1/4 नहीं होगा, ये क्या होगा, ये 5 से गया 5 और 5 से गया 12, तो ये होगा 17/12, तो 17 और ये ऊपर गया 12। ठीक है भाई, ये होगा। अब यहाँ पे देखोगे तो x की वैल्यू यहाँ से पुट करें, देखो एक सिंपल सी चीज ध्यान रखा करो हमेशा, कि ऊपर कोई ऐसी वैल्यू बननी चाहिए जो 17 की मल्टीपल हो। 17 एक प्राइम नंबर है, तब तक सोल्व नहीं होगा ये। अब पहला ऑप्शन है 32, तो 32 और 87 ये बन गया 9, ये 109 19 बन गया, और डिवाइड बाय 17 इंटू 12, तो ये 17 से गया कितना 7, तो 12 7 84, तो 84 किलोमीटर पर आवर आएगी। तो यहाँ गिवन नहीं है 72, बट 32 के साथ 84 यहाँ गिवन है, तो यही ऑप्शन बन जाएगा भाई राइट आंसर, बाकी और किसी से नहीं बनेगा। 32 के साथ 84 यहाँ गिवन थी।
क्लियर है सभी को, बना सकते हो आराम से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन नंबर 15, ये भी बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ भी देखो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अक्सर पेपर में आ रहे हैं, और वहाँ आपकी पेशेंस, आपकी नॉलेज, सब चीज़ों की परीक्षा होती है, तो उसी को ध्यान में रख के आंसर करना है। क्या कह रहा है, विराज ट्रेवल एट s + 10 किलोमीटर पर आवर एंड टेक्स t - 1 आवर टू कवर d किलोमीटर, ठीक है। यहाँ टाइम है, ये स्पीड है, और ये डिस्टेंस है, ठीक है भाई। तो क्या कह रहा है कि जो विराज है वो s + 10 किलोमीटर पर आवर ट्रेवल करता है, सॉरी स्पीड तो उल्टा ले लो ना, इधर स्पीड ले लिया हमने, ये टाइम ले लिया, और कितना टाइम t - 1, तो जो डिस्टेंस है d के बराबर है, तो स्पीड इंटू टाइम दैट इज इक्वल टू d। If he travel s - 20 किलोमीटर पर आवर, he takes t + 5 hours to travel d kilometer. Also he travel s - 15 kilometer in t + 3 hours to cover d kilometer. तो from the statement given in the above question which of the following can be determined. अब देखो, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो एक इक्वेशन बनेगी s और t की फॉर्म में, इनको कंपेयर करूंगा s और t की फॉर्म में, इनको कंपेयर कर लूं, तो मतलब अगर दो इक्वेशन बन रही है एस और टी की फॉर्म में, तो वो सोल्व हो जाएंगे, एस और टी आ जाएगा बहुत आराम से, समझ रहे हो ना। अरे एक इक्वेशन में दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन ऐसी है दो वेरिएबल वाली, तो वो सोल्व हो सकती है बहुत आराम से। तो दैट मीन्स यहाँ से एस भी आ जाएगा, यहाँ से टी भी आ जाएगा, और यहाँ से डी भी आ जाएगा। तो अब पहला क्या है कि वैल्यू ऑफ टी आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी, वैल्यू ऑफ एस आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन, एस की वैल्यू आ जाएगी, टी की वैल्यू आ जाएगी, तो ये भी सोल्व हो जाएगा, और डी भी आ जाएगा, तो यहाँ से सारे के सारे सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब आप बोल रहे हो सर सोल्व करके दिखाओ ना, तो तुम क्या करोगे, निकाल लो ना जैसे मैंने बताया है, ठीक है। तो आप क्या करोगे भाई, तो आपको यही तो करना है। माफ करिएगा अगर किसी को तुम बड़ा लगाओ, लेकिन हमारी थोड़ी देसी सी लैंग्वेज है, हरियाणवी तो निकल जाता है उससे, ठीक है। कई बच्चे बुरा मान जाते हैं, अच्छा मुझे तुम कह के बोला है, नहीं, आप मेरा आईना है, ठीक है। अगर मैं आपको रिस्पेक्ट दूंगा तो आप मुझे तब भी देंगे, है ना। तो इसलिए मैं माफी चाहूंगा तुम वर्ड के लिए। चलिए, तो करोगे ना सोल्व, तो आप इसे सोल्व करके देखिएगा, तो ऑप्शन सी आपको करेक्ट आंसर मिलेगा, ठीक है। चलिए, अब अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन मैं क्लास में भी पढ़ाता हूँ, मैं पेड कोर्स में भी पढ़ाता हूँ, एक आध क्वेश्चन मैंने वहां से भी उठाए हैं। ऐसा मत सोचा करो फ्री में है यूट्यूब पे तो कुछ नहीं मिलेगा, अच्छा है भाई सारा का सारा, ठीक है। तो चार्ट शोइंग शेड्यूल ऑफ ट्रेन फ्रॉम अनंत विहार टू मुगल सराय एंड नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग एट ईच स्टेशन। और क्वेश्चन का क्या होता है यार, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होता है, एक ही कंसेप्ट पे दुनिया जान की चीजें बन जाएंगी अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है तो रेदर देन क्वेश्चन आप कंसेप्ट पे फोकस क्या करो। हाँ, अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए होने जरूरी है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ क्या कह रहा है वो, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एवरेज स्पीड बिटवीन कानपुर एंड इलाहाबाद। तो एवरेज स्पीड तो दो तरीके से निकलती है, पहला दो तरीके से निकलती है, एक बेसिक फॉर्मूला होता है और एक ये वाला टोटल स्पीड, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। बट यहाँ हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है कि कानपुर से इलाहाबाद का डिस्टेंस कितना और टाइम कितना लगा। अब देखिए यहाँ से शुरू होती है ट्रेन, डिपार्चर टाइम इतने का है, डिस्टेंस ट्रेवल किया 0 और 400 जो पैसेंजर हैं वो बोर्ड होते हैं। फिर अलीगढ़ से चली 919 पे, ठीक है, यहाँ से यहाँ पहुंची इतने पे, 2 मिनट का होल्ड टाइम था, 125। ये ओरिजिन से है, तो मतलब अनंत विहार से अलीगढ़ का डिस्टेंस 125 है। अगर आपको अलीगढ़ से कानपुर निकालना है तो इसमें से इसको माइनस कर दो, ऐसे ही सेम इलाहाबाद से कानपुर निकालना है तो इसमें से इसको माइनस कर दो। तो इलाहाबाद से कानपुर का डिस्टेंस होगा 628 माइनस 434, तो ये 6 दे दोगे तो 634 बन जाता, तो 200 तो 194 किलोमीटर आ गया भाई, ये डिस्टेंस आ गया। अब इसमें टाइम कितना लग रहा है, अब ये देखो ना, अब कानपुर से 155 पे चली थी ट्रेन, 13:55 पे चली कानपुर से, इलाहाबाद पहुंची कितनी 16:45 पे, ठीक है भाई। तो कितना टाइम लगा, 14 बजने में 5 मिनट, 2 घंटे 50 मिनट लगे, इतना टाइम लगा इस डिस्टेंस को कवर करने में। 2 आवर 50 मिनट में कितने घंटे होंगे, 250/60, तो 17/6 आवर। तो स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड होगी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय और टाइम। तो ये देखो कितने से कटेगा, तो ये 17 से कट गया, और फिर 1, और फिर किससे कटेगा, मल्टीप्लाई कर लो भाई, 6 चौका 24 और 114 और 2 116, ये 17 से गया, 17 छिका 102,
ठीक है, बच गया 144, 17 8 136, तो 68 पॉइंट समथिंग होगी, तो अप्रोक्सीमेटली आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते थे, इजी है, मुश्किल नहीं है, ऐसे ही करके आपको बनाना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब देखो ये ट्रेन का क्वेश्चन है। ठीक है, अब ट्रेन में भी आपको रिलेटिव स्पीड वगैरह के कंसेप्ट, ये चीजें मालूम होनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं मालूम होगी तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, तो आपको ये जरूर बनाना है क्वेश्चन। और ट्रेन का कंसेप्ट आपको नहीं पता तो हमने पहले भी क्लासेस ले रखी हैं बहुत सारी, हमारी जो क्यूआरई की प्लेलिस्ट है वहां जाकर के देखिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसे जरूर सोल्व करिएगा। ठीक है, तो ये आखिरी क्वेश्चन है आज की क्लास का और ये होमवर्क है। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या होगा। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा ट्रेन का कंसेप्ट तो पढ़िएगा भाई। एक चीज मैं आपके लिए भी छोड़ता हूँ, बहुत बेसिक सा कंसेप्ट होता है, इतनी चीजें हमने सोल्व करी हैं तो थोड़ा सा आपको भी हिम्मत करनी चाहिए। ठीक है, तो आज की इस क्लास को यहीं खत्म करेंगे। उम्मीद करूंगा कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आपको दिक्कत आ रही है, आपको कंसेप्ट पूरा इलेबोरेटेड फॉर्म में चाहिए, ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चाहिए, नए पैटर्न के सवाल चाहिए, तो हमने हमारा आरबीआई ग्रेड बी फेज वन और टू दोनों का क्रैश कोर्स भी लॉन्च कर रखा है। वो आपकी स्क्रीन पे आप देख भी पा रहे होंगे, चल रहा है, तो उससे भी आप जुड़ सकते हैं। बुक से पढ़ना बुक से पढ़िए, जहां मर्जी से पढ़िए, पेपर के लेवल का पढ़िए, बात खत्म। ठीक है, हमारी हेल्प की जरूरत है तो कोर्स में आइए, अगर आप अपने आप से कर सकते हैं अपने आप से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट पढ़िएगा इसी लेवल का। उम्मीद करूंगा लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि होमवर्क क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगली क्लास का वेट करिएगा जिसमें हम डीआई चैप्टर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डीआई में हम बेसिक चीजें तो पढ़ चुके हैं, परसेंटेज, रेशियो, कैलकुलेशन, ये सब। अब हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, तो परसों डीआई की क्लास होगी सुबह 7 बजे, आपसे फिर मिलना होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।